मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्रमा और शनि के संबंध से बने हुए 20 योग के बारे में। दोस्तों, जैसे नाम से ही प्रतीक है 20 योग, 20 यानी जहर। जब कुंडली में इस योग की बात होती है तो निश्चित रूप से जातक के जीवन में एक ऐसा योग जो उनके जीवन में जहर घोल देता है, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। चाहे वह जो जहर होता है, वह जो विष होता है, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, या शारीरिक रोग के रूप में हो, पारिवारिक संबंध के रूप में हो, हर दृष्टिकोण से जातक के जिंदगी में जहर घोल देना ही विष योग कहलाता है। और यह योग शनि और चंद्रमा जब एक साथ बैठते हैं या एक दूसरे के दृष्टि पे पड़ते हैं, अर्थात यह संबंध युक्ति संबंध होता है जो एक साथ बैठ जाते हैं किसी भी भाव में, या फिर दृष्टि संबंध होता है किसी भी भाव में। कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं। 12 घर में 12 भाव में किसी भी भाव में अगर एक साथ बैठ जाए तो भी यह योग लगता है, या दृष्टि संबंध भी अगर बनाए तो भी यह योग लगता है। जैसे मान लीजिए शनि का नजर 3, 7, 10 पे पड़ता है, तो वहां से अगर चंद्रमा पे नजर पड़े, अर्थात एक साथ अगर शनि और चंद्रमा बैठ गया तो युक्ति संबंध हो गया, एक साथ बैठ गए तो भी यह विष योग लग गया। या फिर शनि के तीसरे भाव में शनि जहां बैठा है वहां से तीसरे गिन के, जैसे मान लीजिए लग्न में बैठा है तो 1, 2, 3 अर्थात सहज भाव में अगर चंद्रमा बैठा है तो यह दृष्टि संबंध हो गया तो भी योग लगता है। ठीक उसी तरह 7वें भाव में अगर चंद्रमा बैठ गया तो भी शनि का 7वां नजर वहां पे पड़ेगा तो भी दृष्टि संबंध हुआ। 10वें भाव में अगर कर्म भाव में हो गया, अगर लग्न में शनि बैठा है तो भी दृष्टि संबंध हुआ। तो इस योग से, इस संबंध से निश्चित रूप से आपकी कुंडली में 20 योग बन जाता है। दोस्तों, 20 योग कुंडली में बन गया। अब हम ये देखते हैं कि शनि का जो चाल होता है वो धीरा होता है, और चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक ग्रह है, तो मानव के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, जातक के ऊपर उसका प्रभाव तीव्र गति से पड़ता है। इसलिए हर जातक का मन बहुत तीव्र गति से चलता है, मन बहुत तीव्र गति से चलता है। पल पल उसका मन भटकता है, कुछ ना कुछ करने के लिए कल्पना करता है, सोचता है, और जिंदगी में कुछ पाने के लिए सोचना, कल्पना करना, क्योंकि मन ही मेन, चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा मनसो कारक, चंद्रमा मन का कारक होता है। तो दोस्तों, कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
मन जैसा चाहता है, जो सोचता है वही पाता है। उसी के आधार पे आदमी कर्म करता है, आगे ऊंचाई की तरफ जाता है। लेकिन मन अगर हार गया तो आदमी अपने कर्म से विफल हो जाता है, मार्ग विहीन हो जाता है, भटक जाता है, उलझ के अपने जिंदगी में रह जाता है, कुछ पा नहीं पाता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जिस भाव में अब हम कहेंगे कि भाव के अनुसार शुभ और अशुभ फल होते हैं। भाव के अनुसार ही यह निर्णय किया जाता है कि किस भाव में यह योग बना है तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, या फिर जिस भाव के स्वामी हो। पहला विचार, कोई भी ग्रह जैसे शनि या चंद्रमा जिस भाव के स्वामी हो तो उसका असर पड़ेगा। दूसरा विचार, जिस भाव में बैठा हो तो उसका असर पड़ेगा। तीसरा विचार, जहां पे उसका नजर हो। अब मान लीजिए चंद्रमा का राशि कर्क हुआ और वो चौथे भाव का स्वामी है, चौथे भाव में बैठा हो तो चौथा भाव उसका खुद का हो गया। अर्थात जहां जिस भाव का स्वामी हो, यानी चौथा भाव उसका घर हो गया, उसका स्वामी हो गया चौथे भाव का। और मान लीजिए कि वहां चंद्रमा नहीं बैठ के पंचम भाव में बैठा हो तो चौथा भाव तो खुद का है ही, पांचवा भाव में बैठा है तो पांचवा भाव को भी प्रभावित करेगा। चौथा भाव को तो करेगा ही चूंकि उसका घर है, और पांचवें भाव को करेगा। तीसरा, जहां पे दृष्टि हो, जैसे चंद्रमा का सातवें घर पे दृष्टि है तो अगर चंद्रमा शनि के दृष्टि पे है तो दोनों एक दूसरे की दृष्टि में होंगे तो वो भी दृष्टि से भी प्रभावित होगा। ठीक उसी तरह से शनि का 10वां और 11वां घर होता है, राशि मकर और कुंभ होता है, उसके साथ बैठ गया तो खुद का हो गया। या फिर किसी दूसरे भाव में बैठा हो और उसका नजर जहां पड़ता हो, सेम उसी तरह से। अर्थात जिस भाव का स्वामी हो या जिस भाव में बैठा हो या फिर जिस भाव पे नजर हो उसको प्रभावित कर देता है। अब ध्यान दीजिए कि चंद्रमा और शनि एक साथ जब बैठते हैं तो 20 योग लगाते हैं। अब हम थोड़ा सा चक्र के आधार पे मैं आपको बतलाऊंगा। अगर यह योग लग्न में लगता हो तो लग्न अर्थात खुद का शरीर, मस्तिष्क, खुद का शरीर, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक मस्तिष्क के रोगी हो जाएंगे, डिसीजन उसका गलत होगा। इसके अलावा वो डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, किसी काम को करने के लिए कंफ्यूज रहेंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, अपने आप में ही घुटते रहेंगे। जब ऐसा समय उनके साथ चलेगा तो निश्चित रूप से वह कुछ विकास नहीं कर पाएंगे, उलझ के रह जाएंगे। अगर ये लग्न की बात हो गई, अगर दूसरे भाव में अगर चंद्रमा और शनि की युक्ति बनती है तो वह आय का है, तो निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से समस्या खड़ा कर देगा। तीसरे भाव में प्रकर्म का घर है तो निश्चित रूप से उसके कर्म में
सोचेगा, कल्पना करेगा, सिर्फ कल्पना करेगा, लेकिन कर्म नहीं कर पाएगा, कर्महीन हो जाएगा, पराक्रमहीन हो जाएगा। इसके साथ ही चूंकि वो सहज भाव है तो भाई बहन के रिश्तों में भी खटास ला देगा, वहां भी कमी पैदा कर देगा, उस प्रेम को खत्म कर देगा, विवाद पैदा कर देगा। दोस्तों, चौथे भाव, अगर चौथे भाव में यह युक्ति बनता है तो आदमी अशांत रहता है, जमीन जायदाद घर द्वार के मारे के लिए वो परेशान हो जाएगा, उसमें परेशानियां आ जाएगी, माता को कष्ट होगा। पांचवें भाव संतान का है और विद्या का है, तो निश्चित रूप से संतान सुख में या फिर विद्या एजुकेशन के मामले में प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। छठा भाव शत्रु का भाव है, तो निश्चित रूप से शत्रु को बढ़ा देगा, गुप्त शत्रु को बढ़ा देगा, कर्जा बढ़ा देगा, आप ऋणी हो जाएंगे, कर्जदार हो जाएंगे और रोगी भी हो जाएंगे। सातवां भाव, अगर सप्तम भाव में यह योग बनता है तो सप्तम भाव पति पत्नी का, पार्टनर का, व्यापार का होता है, तो निश्चित रूप से पति पत्नी के रिश्तों में शक पैदा करके दोनों के विचार को अलग कर देगा और निश्चित रूप से उन दोनों के मतभेद इतना पैदा कर देगा कि तलाक तक हो सकती है, या सेम कंडीशन दोस्त के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो एक परेशानी आती है। आठवां भाव आयु का है, एज का है, रोग का है, तो निश्चित रूप से ऐसा दीर्घ योग दे देगा, लंबा योग रोगी बना देगा कि आदमी का आयु ऐसे घट जाएगा, ऐसे कम हो जाएगा, मृत्यु के तुल्य हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। तो योग ऐसा योग है। भाग्य भाव में, नवम भाव में अगर योग बनाता है आदमी, भाग्य का, बहुत लोग आप देखे होंगे कि आदमी थोड़ा सा मेहनत करता है, सेकंडों में अरबों रुपया कमाता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन मुश्किल से पेट भरता है। तो यह भाग्य की बात होती है, भाग्य की रोटी मिलती है, भाग्य ही मेन प्रबल होता है। कर्म आदमी करता है लेकिन भाग्य साथ देता है तो आदमी ऊंचाई को प्राप्त करता है। तो जब यह योग भाग भाव में बनेगा तो निश्चित रूप से भाग्यहीन बना देगा, कर्म करने के बाद भी आप लाभ नहीं पा पाएंगे। नवम भाव, 10वें भाव में, 10वां भाव पिता का भाव होता है, पद प्रतिष्ठा का भाव होता है, व्यापार का, नौकरी का भाव होता है। तो अगर 10वें भाव में, कर्म भाव में अगर यह योग बनता है तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके पिता के साथ मतभेद पैदा कर देगा और कर्म को हीन बना देगा, कर्म नहीं करने देगा। दूसरा चीज कि आपके पद प्रतिष्ठा को छीन लेगा, आप जिस पद पे हैं वहां पे आपकी बदनामी हो जाएगी, आपकी पद चली जाएगी। तो बहुत सारी समस्या को लाकर खड़ा कर देता है। एकादश भाव लाभ का भाव है। इसके अलावा दुर्घटना, तो वहां पे चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है अगर वहां पे एकादश भाव में योग बनता है। तो 12वें भाव में अगर योग बने तो यह खर्च का है, अपयश का है, कोर्ट कचहरी पकड़ने का है। तो निश्चित रूप से इस तरह का माहौल पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, ये मैं भाव की बात बतलाया, लेकिन अब मैं आपको ये बतलाऊं कि यह योग एक साथ बैठने के बाद कब पूर्णतः लगता है। ये नहीं कि यह योग बैठने के बाद एकदम से लगी जाएगा, आदमी परेशान ही हो जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, उसको विचार करना होता है। अब देखिए कि यह युक्ति जो है, चंद्रमा का कितना अंश है, कितना डिग्री है, और शनि का कितना डिग्री है। दोनों अगर मान लीजिए चंद्रमा का 10 डिग्री हो, शनि का 14 हो, तो 4 का डिफरेंस हुआ, अर्थात दोनों बलवान है। तो यह प्रभाव अधिक पड़ेगा जातक के जिंदगी में।
लेकिन वहीं अगर चंद्रमा 4 है और 24 है अगर शनि का अंश, तो 20 का डिफरेंस हो गया, तो यह प्रभाव कम हो जाएगा। डिफरेंस हो गया तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसी तरह यह भी ध्यान दिया जाता है कि उसके महादशा अंतर्दशा पे विशेष रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसको भी आकलन करके, इस चीज को निर्णय करके ही इस चीज का हम सही विचार करते हैं। ये नहीं कि यह योग लग गया तो बिल्कुल आदमी परेशान ही हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, होगा जब उसकी डिग्री बराबर हो, वह बल में हो। हाँ, कुछ कंडीशन होते हैं। अब मान लीजिए कि मारक भाव में बैठा हो तो यह बुरा फल देगा। कारक में है तो थोड़ा क्षम्य है, वह आपको साथ दे सकता है। अब मान लीजिए कि इसका प्रभाव शनि जो होता है, चंद्रमा जो होता है कमजोर हो। चंद्रमा कमजोर कब होता है? शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी के बीच का अगर 9 हो तो चंद्रमा कमजोर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से चंद्रमा कमजोर होगा तो जातक के मन को कमजोर कर देगा। जब मन कमजोर होगा तो आदमी पागल तक हो जाता है, डिप्रेशन का इतना शिकार हो जाता है कि वह पागल तक हो जाता है। इसके अलावा ऐसे जातक के मन में अनेकों प्रकार की तरंगी उठती रहती है, लेकिन वो अपनी मन की बात दूसरे से शेयर नहीं कर पाता है, करना नहीं चाहता है, अपने आप में घुट घुट के रहता है, नशा कर लेता है, नशा में डूब जाता है, अपने कर्म को ऐसा बनाता है कि आदमी खुद तड़प के रह जाए, दिखा नहीं सकता, अपनी दर्द को किसी को बता नहीं सकता और सामने वाला मन की बात समझ नहीं पाएगा। तो निश्चित रूप से वह इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि वह पागल तक हो जाता है। ऐसे जातक ही पागल होते हैं। ऐसे जातक फिलोसफर भी होते हैं, सन्यासी तक बनते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं अपने कर्म के माध्यम से। तो ये सही बहुत सारी बातें इसके अंदर होती है। तो अब अगर ऐसी बात है तो इसका समाधान भी है। समाधान के बारे में आप गौर से सुनिए और ध्यान दीजिए। इसमें 3 तरह की चीजें हैं। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा या शनि, जो ग्रह खराब है, चंद्रमा हो या शनि हो, उसकी शांति करें, उसको शांत करें। या दोनों, जो अच्छा है उसको बल देंगे, जो खराब है उसको शांत करेंगे। अगर मान लीजिए दोनों खराब है तो दोनों को शांत करना पड़ेगा, दोनों का उपाय करना पड़ेगा। अगर दोनों अच्छा है तो उस पर विचार करना होता है कि शनि या चंद्रमा, आपके कुंडली में कौन सा ग्रह आपको अधिक बल देने वाले हैं, अधिक सपोर्ट करने वाले हैं। तो जो अधिक सपोर्ट करने वाले उस ग्रह को हम बल देते हैं, दूसरे ग्रह को शांत करते हैं। तो यह विचारणीय तत्व है, इस पे विचार करके हम करते हैं। अब अगर शनि के लिए हम करते हैं तो शनि के बीज मंत्र का ओम शनैश्चराय नमः का जाप करें 1 माला। शनिवार के दिन आप सिक्का गरीब को दान करें तो शनि शांत होगा। इसके अलावा चंद्रमा के लिए अगर करना है तो चंद्रमा के मंत्र का, बीज मंत्र का जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः। या फिर सोमवार के दिन, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन दूध दान करें। इससे भी आपको अगर वो है तो वो शांत होगा। लेकिन वो कंडीशन है कि आप क्या दान करना जरूरी है या उसके बल बढ़ाना जरूरी, भी विचार करने का चीज है। अगर मन कमजोर है तो आप दान करेंगे तो और कमजोर हो जाएगा, उसको बल देकर आपको और बड़ा करना है। इस पे विचार करने की चीजें होती हैं। तो इसके अलावा शिव जी के को रुद्राभिषेक कीजिए,
और महामृत्युंजय का जाप कीजिए। अगर शनि आपका 1, 5 और 9 भाव में यह योग लगा रहा है शनि के माध्यम से, तो हनुमान जी का जाप कीजिए। हाँ, नीलम, शनि के लिए नीलम पहन के नीलम को बल दिया जाता है, मोती पहन के चंद्रमा को बल दिया जाता है। तो लेकिन यह रत्न धारण करने की जो बात है, सही रूप से कुंडली दिखाकर किसी ज्योतिष से राय लेकर ही आप ऐसे रत्न को धारण करेंगे, क्योंकि डिग्री देखा जाता है, भाव देखा जाता है, कंडीशन देखकर ही उसके आधार पे रत्न का उपयोग किया जाता है। तो इस पे विचार करना जरूरी है। मन को मजबूत बनाइए, तो आप निश्चित रूप से आपका आत्मबल मजबूत होगा, तो आपका मन मजबूत होगा। तो आत्मा को मजबूत करने के लिए सूर्य को बल दिया जाता है, आत्मा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके कुंडली में भी इस तरह का योग लगा है, तो हम जो बतला रहे हैं उसको एक बार अपने कुंडली का निरीक्षण कीजिए और देखिए किस भाव में लगा है, उसका क्या डिग्री है, क्या हो सकता है, नजर दृष्टि है या एक साथ बैठ के यह योग लगा रहा है, इस पे विचार कीजिए। एक साथ बैठ के अगर 20 योग लग रहा है तो उसका प्रभाव अधिक हो जाएगा, नजर दृष्टि से उससे थोड़ा कम होगा। दोस्तों, इस पे विचार करके इसका समाधान कीजिए। निश्चित रूप से आप अपने मन पे काबू पा सकते हैं, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने मन को सही मार्ग पे ले जाइए और बुलंदियों को प्राप्त कीजिए। दोस्तों, आप अपने कुंडली को देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा मेरे वीडियो में, आप देखिए और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कीजिए। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग इसका लाभ ले सकें। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा जो भी विचार आए स्वतः आपके पास पहुंचे, आप उसका लाभ ले सकें। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता जी।